हेलो एवरीवन, उम्मीद है बढ़िया होगे, बढ़िया ही रहना। ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली अभी हम लोग वेक्टर्स एंड कैलकुलस का लेक्चर 4 लेक्चर खत्म कर चुके हैं, बेसिक मैथ के 2 लेक्चर। तो आज हम इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में, मुझे जहां तक याद है, मैंने आपको ये पढ़ाया था। एक बार मार्कर ले लेता हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था, ये मार्कर यहाँ रखिए। देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया था। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, वेक्टर्स एंड कैलकुलस लेक्चर नंबर 5। मैंने कहा ठीक है भाई, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। मैंने कहा वेयर इज माई डस्टर। डस्टर डस्टर, ये रहा डस्टर। ठीक है। चलो, लेक्चर 5। ओके। लेक्चर 5, एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ। ठीक है। ये रहा मेरा लेक्चर नंबर 5। बड़ा खराब लग रहा है, चलो ठीक है। वेक्टर्स एंड कैलकुलस लेक्चर नंबर 5। मैंने कहा हाँ सर। यार, हमने क्या पढ़ा था, मैं ये जरा क्लियर कर दूं एंड मार्कर को मैं एक जगह शिफ्ट करता हूँ। चलो आओ। देखो, हमने ये पढ़ा था कि सर, मैंने कहा हाँ, अगर आपने बोला ये वेक्टर ए है, मैंने कहा हाँ भाई ये वेक्टर ए है। अगर आपने बोला ये वेक्टर बी है, मैंने कहा हाँ। तो देखो, इसके हेड पे इसकी टेल, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने कहा इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा क्या मेरे भाई, सी वेक्टर। और क्या मैं बोल दूं, सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, बोल सकते हैं। अगर आप इसको ए वेक्टर बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ, ये बी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने आपको ये बताया, अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करते हो तो ये एंगल हो गया थीटा। वेयर थीटा व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मैंने कहा हाँ। रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया उसको मैंने बोला था अल्फा। और कल हमने ये चीज देखी थी कि जो tan अल्फा होता है, ये होता है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बटे ए प्लस का बी कॉस थीटा। तो ये होता है हमारे पास tan अल्फा। ओके सर। tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा होता है बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। मैंने कहा हाँ, एंड माई माइक इज ऑन। अच्छा, तो यार, ये चीज हमने देखी थी। और मैंने कहा था इस पे जो सवाल है वो कल हमने बहुत सारे सवाल किए थे। कल नहीं, मतलब जो भी लास्ट लेक्चर आया था। लेकिन और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। मैंने कहा हाँ। जैसे एक सवाल है, ठीक है, एंड बिलीव मी, ये सवाल काफी बढ़िया सवाल लगता है मुझे। लेंदी सवाल है, ठीक है, इसलिए बढ़िया है। ठीक है। मैं इस सवाल को करके तो लाया हूँ, लेकिन इस सवाल का मुझे इजी मेथड पता है। इसके दो मेथड है, एक लॉन्ग वाला मेथड और एक है मेथड जो थोड़ा इजी है। थोड़ा ट्रिक ट्रिक तो नहीं है, वो भी कंसेप्ट है, बट थोड़ा आसान भाषा में। तो लॉन्ग वाला और इजी वाला दोनों तरीका देखेंगे, क्योंकि हमें दोनों आना चाहिए। क्योंकि यार जेई में कैलकुलेशंस का बहुत रोल होता है, तो आपको थोड़ा सा खेलना आना चाहिए सवालों के साथ। मैंने कहा हाँ। तो सबसे पहले इस सवाल के ऊपर मैं लगा रहा हूँ स्टार। ठीक है, आते ही एक बढ़िया सवाल है तुम्हारी स्क्रीन पे। क्या बोल रखा है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 16 न्यूटन। ठीक है सर। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दिख तो रहा है ना भाई? हाँ हाँ, दिख रहा है। ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 8 न्यूटन। ठीक है। व्हेन रिजल्टेंट माइक इज ऑन। ये चेक करना पड़ता है ना यार, माइक पता चला डिस्चार्ज है, मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। इस परपेंडिकुलर टू, पहले मुझे सवाल लिखने दो। वेक्टर ए, मैं बोल भी तो रहा हूँ, साथ साथ नोट भी कर सकते हो इफ यू हैव दिमाग। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। फाइंड, सवाल क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है। अच्छा, तो ये है मेरे भाई सवाल। अब इस सवाल को करने का तरीका समझते हैं। और सवाल बहुत ही सिंपल है, सवाल मुश्किल नहीं है, समझना। इस सवाल को करने के दो मेथड है। सबसे पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है। वेयर इज माई ग्रीन मार्कर, ये रहा। तो देखो सवाल क्या बोल रहे हैं। सवाल बोल रहे हैं कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 16 न्यूटन। अच्छा,
तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मेथड नंबर 1, और ये सवाल मुझे हो सकता है मिटाना भी पड़ जाए क्योंकि जगह बहुत घेरेगा। तो देखो मेथड नंबर 1 क्या है, वो बोल रहा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 16 न्यूटन। अच्छा, मतलब कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वो जो सम आपको दे रखा है वो दे रखा है 16 न्यूटन। उसके बाद उसने क्या बोला, अरे भैया ए का मैग्नीट्यूड ऐसे, बी का मैग्नीट्यूड ऐसे, तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी 16 न्यूटन हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 8 न्यूटन। अच्छा, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा सी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड वो आपको दे रखा है 8 न्यूटन। ठीक है, उसने क्या बोल रखा है, उसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो 8 न्यूटन है। मैंने कहा हाँ सर। व्हेन रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, अच्छा, रिजल्टेंट ने वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाया उसको मैंने अल्फा बोला था, और उसने बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पे, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, सोचो 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 सोचो, 90 डिग्री आ गई। मैंने कहा अच्छा यार, ये भी बात चलो क्लियर है। तो यानी कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने कहा अच्छा, तो अब इसमें जो जो चीजें मुझे दिख रही हैं मैं जरा उसको बेसिकली एक एक करके अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यही किया करो, सवाल में जो चीज गिवन है उसी में से देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझो, ए और बी के मैग्नीट्यूड का सम 16 न्यूटन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड बताओ। मैंने कहा अच्छा सर, एक बात समझना। मैंने कहा हाँ, ये मेरा गिवन बॉक्स है, इसको मैं बोल देता हूँ ये चीज मुझे क्या है, गिवन है। अब जो चीज मुझे सॉल्व करनी है वो मैं सॉल्व करता हूँ, एंड ये रहा मेरा ये ब्लैक वाला मार्कर। तो अब समझना, जो सी वेक्टर होगा, सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। एंड बिलीव मी, अभी तो मुझे मुझे लगता है कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी चाहिए, बट चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिख रहा है ना सब कुछ। भाई सब कुछ दिखना चाहिए, वरना पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एंड माय माइक, हाँ लाइट तो जल रही है। तो समझना, यहाँ ए क्या है, ए, अरे नहीं पता यार, ए स्क्वायर तो पता ही नहीं है यार। मैंने कहा हाँ, हाँ यार ए तो नहीं पता। मैंने कहा हाँ यार, लेकिन मुझे क्या समझ में आ रहा है, सी की वैल्यू तो मैं पुट कर सकता हूँ ना, 8 बराबर बराबर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू नहीं पता तो ए स्क्वायर, बी भी अपनी जगह प्लस का 2ab cos थीटा। अच्छा, उसने थीटा वगैरह दिया है इस सवाल में है? नहीं सर, थीटा तो नहीं दिया, तो इसको भी एज इट इज रहने देते हैं यार, 2ab cos थीटा। अच्छा, और यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट आ गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री। अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहां से समझ में आ रहा है कि अगर मैं अल्फा का फॉर्मूला लगाऊं तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है b sin थीटा बटे a प्लस का b cos थीटा। मैंने कहा तो tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा बटे a प्लस का b cos थीटा। ओके, अब जो अल्फा है वो 90 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, और tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है इंफिनिटी की ओर, है ना, tan 90 इंफिनिटी होता है, बेसिकली नॉट डिफाइन होता है, बट फिजिक्स की भाषा में उसको इंफिनिटी बोलते हैं। तो अगर अल्फा की वैल्यू मैं बोल दूं 90 है, तो मैं साफ साफ ये चीज कह सकता हूं कि जो tan 90 होगा ना, tan 90, ये वैल्यू इंफिनिटी की ओर जाएगी। और ये वैल्यू इंफिनिटी की ओर कब जाएगी, जब ये वाली जो वैल्यू है ये जीरो की ओर जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है ये जीरो की ओर जाएगी। अच्छा, ओके, समझ गए। इस चीज को हम समझ गए। मैंने कहा ठीक है भाई। तो एक चीज समझना कि यहाँ पर ब्लैक पेन यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। गेट चिपका दे पूरा। अगर अल्फा 90 डिग्री है, ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू किस पे जा रही है, इंफिनिटी पे जा रही है, क्योंकि भैया tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, जिसको फिजिक्स की भाषा में हम इंफिनिटी बोल देते हैं। तो b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा, अगर ये चीज इंफिनिटी की ओर जा रही है तो ये चीज जीरो की ओर जाएगी। बोलो, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता, कैसे यार जीरो की ओर जाएगी। मैंने कहा समझ, जीरो की ओर जाने का मतलब क्या कि ये जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन 0.0000001 कुछ ऐसा है, अजीब सी वैल्यू। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना है यार, अगर ऊपर मैं बोल दूं कोई नंबर है 2, ठीक है 2,
और नीचे मैंने बोल दिया कोई नंबर है कुछ भी ऊटपटांग सा ले ले, 0 पॉइंट समथिंग में मैंने बोल दिया 0.0000000000000000001। तो यानी कि नीचे क्या है, नीचे वाली वैल्यू ना सर अप्रोक्सीमेटली जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर बहुत सारे जीरो 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 आ जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स, तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी। बड़ी बनने का क्या मतलब है, ये वैल्यू इंफिनिटी की ओर चली जाएगी। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। एंड ये बहुत बेसिक सी बात है यार, सबको पता होता है, इतना नॉलेज तो होता है यार मैथ में। कि टेन अल्फा अगर 90 की ओर जाएगा तो ए प्लस बी कॉस थीटा 0 की ओर जाएगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, मैं यहां से बोल सकता हूँ मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई, ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? हम्म, समझ में आया? ए प्लस बी कॉस थीटा क्या आ गया, 0। अच्छा, अगर मैं इस वाली स्टेप में, वेयर इज माई ब्लैक पेन, मैं थोड़ा क्लियर रखना चाहता हूँ चीजों को। अगर मैं इस वाली स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, 8 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे भाई, 64। ठीक है भाई, बिल्कुल लॉजिक लगा रहा हूँ, कुछ भी रटने वाला स्टेप ही नहीं है। अरे भाई इतने बड़े सॉल्यूशंस नहीं रटे जाते हैं, इनको दिमाग से करना होता है। जो चीज गिवन है वो चीज लगाओ, जो चीज सीखी है वो चीज अप्लाई करने की कोशिश करो। मुझे यहाँ समझ में आ रहा था अल्फा की वैल्यू 90 है। टेन अल्फा 90 कब होगा, जब ए प्लस बी कॉस थीटा 0 होगा, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा 0 के बराबर है। अभी तो आपने कहा टेंडिंग टू 0, अब आप इक्वल कर रहे हो, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली, है ना। मैं बोल दूं कि एक पेन है जिसका मास है सपोज सपोज 2 ग्राम्स, और एक पेन है जिसका मास है 2.000000001 ग्राम, तो अप्रोक्सीमेटली 2 बोल लेना है, दोनों बराबर मान ले। मैंने कहा हाँ, तो इसीलिए मैंने इसको बराबर ही बोल दिया। बोले ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यार मुझे क्या दिख रहा है, हो सकता है आपको भी दिख रहा हो, बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा यहाँ से। यहां से मैं बोल सकता हूँ कि जो बी कॉस थीटा होगा वो माइनस ए होगा। देखो सवाल अपने आप क्रैक हो रहा है। तो बी कॉस थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे, तुम खुद बताओ। सर मैं यहाँ पे ना मैंगो पुट कर दूंगा, अबे पागल कहेंगे, माइनस ए पुट करेगा ना यार। हाँ, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर, माइनस ए के बराबर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, और a इंटू माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर लिख दो आप, सबसे बढ़िया। अब कई बच्चों को यही चीज समझ नहीं आई होगी, ओ माय गॉड, क्या बताऊं मैं। बी कॉस थीटा की जगह माइनस ए पुट करिए, यही आएगा, ठीक है। अब इतना बेसिक पे नहीं भाई। हाँ, तो अब वापस अपना ब्लैक पेन लाते हैं। तो ये रहा मेरा खूबसूरत सा ब्लैक पेन। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है 64 बराबर में, समझना 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर बचेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, समझ तो आ रहा है सर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अरे भैया सब कुछ दिख रहे हैं ना, ऑल इज क्लियर अकॉर्डिंग टू मी। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये तुम्हारे घर से निकला है फॉर्मूला, ठीक है, तुम्हारे मम्मी खाने में बना रही थी, वही मैंने देख दिया। अरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, तो वही लगा दिया, बी माइनस ए टाइम्स बी प्लस ए। बोले अच्छा, ठीक है। अरे मजाक था यार, सीरियस मत लेना। तो यहाँ पे बी माइनस ए, अरे मतलब सीरियस भी लेगा, देखो ना, तो उतने व्यूअर्स भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आज से 4-5 साल बाद कोई देखेगा मेरी वीडियो तो वो देखेगा ना यार। हाँ। तो 64 हो गया बी माइनस ए और बी प्लस ए। यार अब क्या किया जाए, मुझे तो कुछ क्लिक हो रहा है। हाँ अभी क्लिक हुआ, जब मैंने बोला ना अब क्या किया जाए, तो मेरा ध्यान इस पे गया। यार ए प्लस बी यानी कि बी प्लस ए, अरे सिंपल बात है ना, ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 16 है, तो यानी कि इसकी जगह मैं 16 लिख देता हूँ। बोले अगर मैं इसकी जगह 16 लिख दूं, इसकी जगह अगर मैं 16 लिख दूं, तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64, यानी कि बी माइनस ए 4 आ गया। यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, वेयर इज माई ग्रीन प्लेन, ये रहा कि बी माइनस ए कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। बी माइनस ए कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। बोले अच्छा, अब सर आपने तो बोला था ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, अब तो हम फंस गए। मैंने कहा नहीं फंसे, बी माइनस ए 4 है, 10th क्लास की याद आ गई मुझे, ए प्लस बी 16 है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व एंड गेट। कैसे आएगा, ऐड कर, ए से ए गया, बी बी 2b, 2b बराबर 20। तो अब मैं ओरली कर रहा हूं, ए से ए गया, बी बी 2b, 2b बराबर 20, 2b बराबर 20, तो b बराबर 10।
ए बराबर कितना आ जाएगा, अगर बी मेरे भाई 10 है, समझियो यहाँ बी की जगह 10 पुट कर, तो 10 को जब तू उधर भेजेगा, ठीक है, तो 6 आ जाएगा ना, 16 माइनस 10 6, तो ये हो जाएंगे ए और बी के मैग्नीट्यूड। चेक कर लीजिए इस सवाल को बहुत प्यार से, समझ में आया वो सवाल? अब मेथड नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, 15 मिनट है। एंड यार मुझे एक चीज चेक करनी है कि यार इसके बाद कौन सा टॉपिक है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सवाल करा दिए यार, अब ये टॉपिक खत्म कब होगा? ओके थोड़ा सा बचा है, अभी 2-3 सवाल और करो तब खत्म करेंगे। यार बढ़िया से खत्म करो ना यार, खत्म करना किसे बोलते हैं? खत्म करना तो यार फिर तो वही है ना कि मैं 2 लेक्चर में खत्म कर दूं पूरा काइनेमेटिक्स, अच्छा लगता क्या? समझ ही नहीं पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। एनसीईआरटी के लेवल के सवाल तो कोई भी निपटा देगा ना यार, सिर्फ वही थोड़ी ना करना है। अब समझना इस सवाल में क्या बोला है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जो थोड़ा आसान मेथड है, और ड्रॉप कर लो यार, सिंपल है। उसने बोला है सम ऑफ मैग, अब तुम समझ जाओगे, बस तुम बोर्ड पे देखते हो। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज 16 न्यूटन। अच्छा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 16 है, मतलब ए प्लस बी 16 है। बोले ठीक है सर। उसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी 8 है, मतलब सी का मैग्नीट्यूड 8 है। उसने बोला है रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, वही हमारी सेम बात है, अल्फा की वैल्यू 90 है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी बताओ। मैंने कहा समझ, हमें पता है सर, अगर ट्राइंगल लॉ से इसको आप ए वेक्टर बोल रहे हो, इसको आप बी वेक्टर बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर। लेकिन सर ये जो डायग्राम है ना, ये सही डायग्राम नहीं है। मैंने कहा क्यों सही डायग्राम नहीं है? क्योंकि सही डायग्राम तो यहाँ पे बनेगा। बोले कैसे? हाँ, अरे यार इसको सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कुछ ऐसा मतलब नहीं है, बस ऐसी डिजाइन है। तो समझना सही डायग्राम क्या है। उसने बोला है रिजल्टेंट जो है, ठीक है, रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के। अच्छा, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ना, और ये जो वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट है ना, और ये जो वेक्टर है ए है ना, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सर 90 डिग्री ऐसा थोड़ी नहीं दिखेगा। मैंने कहा तो फिर कैसा दिखेगा? अरे सर हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो 90 डिग्री आपको अगर ड्रॉ करना है ना, तो ये ए वेक्टर हो गया, हाँ, रिजल्टेंट ने ए के साथ 90 बनाया, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा हमारा सी वेक्टर, जिसने ए के साथ क्या एंगल बना दिया मेरे भाई? 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और सर मुझे दिख रहा है ये अपना बी वेक्टर है। समझना सवाल, समझे कि ए वेक्टर और सी वेक्टर था, जिसने बोला था जो सी वेक्टर है रिजल्टेंट, उसने ए के साथ 90 बनाया, तो ये एंगल हो गया 90। लेकिन ये एंगल 90 की फील नहीं दे रहा है, तो तुम फील लेना चाहते हो तो इसका सही डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये ए वेक्टर, ये सी वेक्टर, बीच का एंगल 90, ये बी वेक्टर। बोले ठीक है सर। अब समझना, उससे इसको आप समझना, वेक्टर में कभी भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। वेक्टर में कभी भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है। आप बोल दो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। वेक्टर में कभी भी पाइथा नहीं लगा सकते, ऑल ये बहुत अंदर की बात है, इससे उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यार मुझे क्या दिख रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो 16 न्यूटन है। अच्छा, इसका मतलब समझना यार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 16 न्यूटन का मतलब क्या है? मैंने कहा क्या मतलब है? अबे ये दिख तो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि जैसे ही मैंने ऐसे देखा तो मुझे स्क्रीन अचानक से चमकती हुई दिखी। खैर कोई नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 16 है, इसका मतलब समझना, अगर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप एक्स बोल दोगे, अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड एक्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, तुम बता दो यार। अरे सर 16 माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने कहा एग्जैक्टली, तो वही तो बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स मान ले, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 90 है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने तुझे सवाल में 8 दे रखा था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 8, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है। लगा दे पाइथागोरस थ्योरम। अब बता क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पेन ले लूं फिर सॉल्व करता हूं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पे ये बी वाला वेक्टर हो जाएगा। बी वाला वेक्टर हाइपोटेनियस की फील्ड दे रहे हैं, ठीक है। आवाज तो नहीं आ रही है बैकग्राउंड से? वैसे उतनी नहीं आ रही है, थोड़ा मैनेज करना अगर आ रही हो, वहां से आवाज आ रही थी। खैर ये हो गया हमारा बी वेक्टर, जिसको मैं बोल सकता हूँ 16 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर बराबर में ये 8 का स्क्वायर बराबर प्लस का ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं नहीं सिखाने वाला, ठीक है, पहले क्लियर करते रहूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस, अरे भैया अब तो सॉल्व हो गया, बताओ, है कर ले सॉल्व।
16 का स्क्वायर कितना होता है? अरे आपको तो स्क्वायर ही नहीं पता 20 तक के, मैंने को बिल्कुल नहीं पता है। 16 का स्क्वायर होता है 256। हमारे जो मैथ्स के सर थे ना ऐसे कोई टीचर बोलता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हमसे बोलते थे यार मुझे भी टेबल 12 के बाद नहीं आते, मल्टीप्लाई करके जब काम चले। और भाई वो कोई ऐसे वैसे टीचर नहीं थे, उनकी ऑल इंडिया रैंक 289 आई थी। तरुण खंडेलवाल सर जो हमें मैथ्स पढ़ाया करते थे, तो उनको खुद याद नहीं थे टेबल। तो भाई मैंने भी उन्हीं से इंस्पिरेशन ली, मैंने कहा साला मैं क्यों याद करूं, है ना। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 16 16 6 32 6 3 करी 6 6 7 9 मल्टीप्लाई 16 हो गया 9 6 9 10 11 12 13 15 5 हाँ 256। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 बराबर 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऑल दो याद कर दो तो सही है, पर यार मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, वो तो यहाँ थोड़ा स्लो करना पड़ता है, मैं कर लेता हूँ, मुझे मुझे याद करने की जरूरत नहीं है उतना। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। अच्छा मुझे क्या दिख रहा है सर, 64 को इधर ले आओ, तो 256 माइनस का 64 बराबर में इस 32 को उधर ले जाओ, 32 का एक्स। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, और 25 24 23 22 21 20 19 192 बराबर में 32 एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा शायद, है ना। 32 6 जो होता है क्या, 32 6 6 टोटल को 2 1 6 6 3 18 19, हाँ देखा 32 6 जा, तो x आ जाएगा 6। जैसे ही x की वैल्यू 6 आ गई मेरे भाई, सवाल खत्म हो गया। क्यों, x की वैल्यू 6 आ गई, तो आपने बोला a वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है, तो ये 6 हो गया। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16 माइनस x है, तो ये 10 हो गया। तो a का मैग्नीट्यूड 6, b का मैग्नीट्यूड 10, खत्म सवाल। हम्म, वो तो समझाने में टाइम लगा, बट ये वाला मेथड थोड़ा जल्दी हो रहा है, ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई उस मेथड में तो पीछे जाओ और चुपचाप से देख लो, जाओ। तो वो वाला सवाल उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपके स्क्रीन पर एक सवाल लिखा है, इसको रीड करो और इसको ट्राई करो एक बार रफ कॉपी में। तो उम्मीद है ये सवाल पढ़ लिया होगा, ट्राई भी कर लिया होगा। क्या बोल रहा है, मैंने भी ट्राई नहीं किया, मैं भी डायरेक्ट ट्राई करूंगा। सही में ट्राई नहीं किया, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, झूठ बोल के क्या मिलेगा, नहीं किया नहीं किया। टू वेक्टर ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड ए। अच्छा, दो वेक्टर हैं ए और बी, और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है। ये सवाल मुझे, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम ये सवाल किया था 11th क्लास में, और अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम हो गया इसे करे हुए। ठीक है, तो दो वेक्टर थे ए और बी, और उनका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे भाई, ए। हम्म, दो वेक्टर हैं ए और बी, और उनका मैग्नीट्यूड है ए, मतलब ए वेक्टर जो है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, और ये बी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये भी ए है। ए वेक्टर है जो उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। तो दो वेक्टर हैं ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड ए है, एंड रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड आर, और उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे भाई, आर है। अच्छा, now b is double and added to a, and now new resultant become a root 3, find angle between a and b। अच्छा, ओके, तो मतलब ये खेल खेल रहा है, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये रहा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका कर दे अंडर रूट। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये कहानी बन रही है। मैंने कहा हाँ सर, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है, एस बी एस। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये वैसे सिंप्लीफाई होगा नहीं बिकॉज आर की वैल्यू हमें नहीं पता। हाँ यार, आर की वैल्यू तो नहीं पता। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं अभी के लिए, अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, दूसरे वाले पार्ट को पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहना चाह रहे हैं, देखो
उसने बोला है बी वेक्टर को डबल कर दिया। अच्छा, बी वेक्टर को डबल कर दिया, तो अगर आप बी वेक्टर को डबल करोगे तो नॉर्मल सी बात है उसका मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और b क्या था, b तो a था, तो यानी कि 2a एंड एडेड टू वेक्टर ए। तो अगर आप b वेक्टर को डबल करते हो और a वेक्टर में ऐड करते हो तो एक नया वेक्टर आएगा, इनका रिजल्टेंट नया आएगा, जिसका नया रिजल्टेंट होगा क्या, समझो ना यार। वेक्टर को बढ़ा दिया आपने, डबल कर दिया, फिर उसको किसी दूसरे वेक्टर में ऐड कर दिया, ऐड करने का मतलब रिजल्टेंट बिकम्स डबल, ऐड करने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, रिजल्टेंट बिकम्स डबल। यहाँ मैट बिछा दूं यार वरना जुकाम वुकाम ना हो जाए। तो रिजल्टेंट हो जाएगा मेरे भाई डबल। अच्छा, क्या हो जाएगा नया रिजल्टेंट, मैंने कहा नया रिजल्टेंट, बोले हाँ, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2a है ना, तो ये b की जगह 2a पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, a की जगह a का मैग्नीट्यूड, b की जगह b को तो डबल कर दिया है, और साथ में यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट 1/2 पावर कर दिया मैंने। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रही, दिख तो रहा है ग्रीन पेन, हाँ दिख तो रहा है यार। ए स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 4a स्क्वायर कॉस थीटा। यार अभी एक चीज समझना, उसने बोल रखा है कि नए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है a√3, तो इसकी जगह मैं a√3 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे साथ में अंडर रूट चल ही रहा था। अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, तो वो थीटा जानना चाह रहे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। मैंने कहा अच्छा करके देखते हैं क्या है, क्या है वैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे रिजल्टेंट आर था, ठीक है, पहले रिजल्टेंट आर था, बाद में रिजल्टेंट हो गया a√3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इस बार सॉल्व हो जाएगा, क्यों, a से a कट जाएगा यार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर, नहीं सॉरी, अबे सही तो बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे बनेगा 5a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर इंटू में मेरे भाई कॉस थीटा। इतना क्लियर है, पहले बताओ इतना समझ में आया, कुछ भी नहीं किया। नया रिजल्टेंट जो था उसमें बी वेक्टर को, अब उसने पहले कहानी बोली थी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये था ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी छोटा ए, सी वेक्टर का रिजल्टेंट आर था, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, मुझे ये चीज पता लगी। फिर उसने बोला कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, ए वेक्टर को नहीं छेड़ा, तो सी भी बदल जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। मैंने बेसिकली स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और कुछ नहीं किया। यहाँ से मुझे समझ में क्या आ रहा है कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर गया, तो ये बना 3, -5 हो गया -2, और इस 4 को भी नीचे ले आऊं तो -2/4 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा बराबर -1/2। अब समझ, कॉस थीटा 1/2 कब होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे, तो -1/2 कितना होगा, कब होगा, तो वो हो जाएगा कॉस, देखो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो अगर आप करते हो कॉस 180 -60 डिग्री, तो वो हो जाएगा हमारे पास -1/2, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहां से समझ में आ रहा है थीटा की वैल्यू आ गई मेरे भाई 120 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है इतना बात, नोट कर लो इस सवाल को, और ये रफ है, इसको मिटाओ सारे हो, ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, नोट कर लो, देख लो, स्टॉप हो जाए। तो अब हम लोग ना यार एक नया कंसेप्ट समझते हैं। मैंने कहा क्या नया कंसेप्ट समझते हैं यार, अब एक चीज समझियो। मैंने कहा क्या, हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने कहा क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि यार अगर इसको मैं बोल दे रहा हूँ ए वेक्टर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ बी वेक्टर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ सी वेक्टर, ठीक है, इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूँ मेरे भाई थीटा, और इस एंगल को बोल दे रहा हूँ मेरे भाई अल्फा। अल्फा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट मेड विद वेक्टर ए। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको पता भी लग गया होगा, अभी तक बहुत सारे सवाल हमने इस पे बेस्ड कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यार समझ, अब ना एक और चीज होती है, क्या, सी वेक्टर ने ए के साथ जो एंगल बनाया उसको हम बोलते हैं अल्फा। ओके, सी वेक्टर ने ए के साथ जो एंगल बनाया उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। सी वेक्टर ने, गौर से सुनना,
सी वेक्टर ने बी के साथ जो एंगल बनाया इसको हम लोग मेरे भाई बोल देते हैं बीटा। ओके, इसको बीटा बोलते हैं। मैं कहा हाँ। तो एक और फॉर्मूला होता है टेन बीटा बराबर, अब समझना टेन बीटा क्या होगा, तो इसके सामने ए दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे ए कॉस थीटा, सॉरी हाँ एक क्या बोल रहा हूं मैं, इसके सामने ए था तो ए साइन थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा। एक ये नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। सर इंपॉर्टेंट है क्या? कम इंपॉर्टेंट है, इस पर उतने सवाल आते नहीं है इस वाले फॉर्मूले पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन पता होना चाहिए। क्या पता कोई सवाल टपक गया इस पे, ऑल दो इस पे बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, बट इसको याद करने का तरीका समझो। अल्फा के सामने बी बी पड़ रहा था ना, बी वाला वेक्टर, तो हमने बोला था बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। मतलब अल्फा के सामने बी पड़ रहा था ना, तो बी के साथ साइन थीटा चिपका दिया ऊपर और बी के साथ कॉस थीटा चिपका दिया नीचे। एक और बार ट्रिक समझो, अल्फा के सामने बी वेक्टर पड़ रहा था ना, मैंने कहा हाँ, तो जो भी साइड पड़ रही है उसके साथ ऊपर साइन थीटा चिपका दो, नीचे कॉस थीटा चिपका दो। ठीक है, और ए तो है यहाँ पे। टेन बीटा में क्या है, बीटा के सामने ए पड़ रहा है ना, तो ए के साथ साइन थीटा चिपका दिया, ए के साथ कॉस थीटा चिपका दिया। ठीक है, बस क्लियर है। तो इसको मिटाते हैं और अपने नए टॉपिक पे आते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। आई डोंट थिंक फर्जी डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत है, क्योंकि वो डेफिनेशन बोर्ड्स में भी नहीं आती है। ठीक है, अरे 11th में कौन सा बोर्ड्स होता है अभी गधे, वो मुझे भी पता है, 11th में कोई बोर्ड नहीं होता, बट स्कूल में भी इतना सा छपरी सवाल नहीं आएगा कि चलो डेफिनेशन बताओ। आ भी सकते हैं, मैं तुझे कंसेप्ट सिखा दूंगा, डेफिनेशन तो खुद ही क्रिएट करना, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। तो अगला टॉपिक डालो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललो PARALLELO ग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे सामने एक नया बेसिकली आता है पैरेललोग्राम लॉ। समझो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, हेडिंग डाल लो यार, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो आपको पता है हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, बहुत छपरी सा है, बस तुम देखते जाओ। सर हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ में, ठीक है, हम यहाँ ट्राइंगल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। ट्राइंगल लॉ में आपने बोला था अगर ये बेटा ए वेक्टर है, मैंने कहा हाँ, अगर ये बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा सी वेक्टर, और जो सी वेक्टर होगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ में हमने पढ़ा था। कुछ ऐसा ही टेपा टापी की गई है पैरेललोग्राम लॉ में, कुछ खास नहीं है पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ में जानते हो क्या बोलता है, मैंने कहा क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम बोल दे, ए होगा यहाँ पे, मैंने कहा हाँ। पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम कैसा दिखता है ये तो आपको पता ही होगा ना यार। हाँ सर, पैरेललोग्राम ना कुछ ऐसा दिखता है ना, कुछ इस प्रकार का दिखता है। मैंने कहा ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है, और इसके अराउंड दो और ऐसे डॉटेड लाइन एज्यूम कर लो कि ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है, समझ समझ समझ, ये ए वेक्टर है, ठीक, हाँ सर, यहां से मैंने बोल दिया ये बी वेक्टर है, ठीक है, हाँ। अब ट्राइंगल लॉ को भूल जाओ कि ट्राइंगल लॉ बोलता था ए के हेड पे बी की टेल, वो भूल जाओ, वो एक अलग लॉ था, ये एक अलग लॉ है। हमें पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसके अराउंड पैरेलल लाइन एज्यूम कर लो और एक पैरेललोग्राम लॉ मन ही मन में एज्यूम कर लो, ठीक है। तो इसके पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं कुछ इस प्रकार से, इस वाली लाइन के अराउंड एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस प्रकार से। क्या बोला आपने, मैंने कहा कि यार ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, और ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये आपको दिख भी रहा होगा ना, ये एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा होगा, मैंने कहा हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि इस पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल है यही आपका रिजल्टेंट है, यानी कि ये डायगोनल हो जाएगा सी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम। ओके, लेकिन सर ये कैसे आपने अचानक से बोल दिया? मैंने कहा मैंने रटा नहीं है, बस मैंने एक कंसेप्ट लगाया है। मैंने कहा क्या? ट्राइंगल लॉ समझना। ये ए वेक्टर था, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल लॉ वाले को, ट्राइंगल लॉ को गौर से समझना। ये ए वेक्टर था, मैंने कहा हाँ सर, दिख रहा है? हाँ। ये बी वेक्टर था, मैंने कहा हाँ सर। ये था रिजल्टेंट सी वेक्टर, मैंने कहा हाँ सर। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो ट्राइंगल लॉ से पता लगा ये सी वेक्टर हो गया। मैंने कहा एक काम करें, बोले क्या काम करें? मैंने कहा इस बी वेक्टर को, हमें पता है वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये वेक्टर यहाँ है तो मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ। अगर इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करूंगा तो वेक्टर बदल जाएगा, अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा वेक्टर बदल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे हो तो आप पैरेलली तो शिफ्ट कर ही सकते हो। तो यार इस बी वेक्टर को ना मैं पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा यहाँ से मिटाओ 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 मिटाओ, और यहाँ से ये बी वेक्टर ऐसे था ना, इसको यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर दो, बन गया पैरेललोग्राम लॉ। बताओ 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 बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब कि पैरेललोग्राम लॉ ट्राइंगल लॉ से ही चुराया गया है। माय माइक ऑन है भाई। तो पैरेललोग्राम लॉ ट्राइंगल लॉ से ही चिपकाया गया है, चुराया गया है। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये रिजल्टेंट था सी वेक्टर। बी वेक्टर को उठाकर ए वेक्टर की टेल पे अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर आप दो डॉटेड लाइन ऐसे जूम कर लो, और ये इनके बीचों बीच से इसका रिजल्टेंट निकलता है सी वेक्टर, है ना? यहाँ पे समझे, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, बी वेक्टर को यहाँ से मिटाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और एंगल वेंगल नहीं छेड़ा है, उतने डिग्री पे ही है जितने पे पहले था हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, डिग्री विग्री नहीं छेड़ा। तो जैसे इसको उठा के मैं यहाँ रखा तो 20 से इसका रिजल्टेंट निकल रहा है। तो वही चीज मैंने आपको बोली कि पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि ये ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, तो इसके एक डायगोनल जो होगा वो इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब कई लोगों के मन में एक डाउट है कि सर हमने तो पढ़ा है किसी भी पैरेललोग्राम में एक नहीं दो डायगोनल होते हैं। मैंने कहा बहुत करेक्ट बात पढ़ी है आपने, ठीक है। एक बार दोबारा समझना क्या बोला मैंने। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। सर आपने बताया अगर मैं मन ही मन में एज्यूम कर लूं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा है, तो मुझे आपने ये सिखा दिया, मैंने कहा क्या, कि यहाँ से ए और बी की पूंछ से निकलने वाला जो ये वाला डायगोनल होगा ये इनका रिजल्टेंट होगा। मैंने कहा हाँ, तो इसको मैं सी वेक्टर बोल दे रहा हूँ, जहां पे मैं बोल दे रहा हूँ सी वेक्टर के रिजल्टेंट है और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। सर एक और होगा, मैंने कहा क्या, अगर आप एक डायगोनल ऐसे ले जाओ तो सर ये क्या बताता है? अरे भैया ये तो बड़ी टफ चीज पूछ ली तुमने। तो ये वाली चीज अभी आप ऐसा नोट कर लो, इसको मैं सपोज डी वेक्टर बोल देता हूं, तो जो डी वेक्टर है अपना, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दर्शा रहे हैं। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? समझे? एक बार दोबारा समझे। ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इसका एक डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट शो करेगा सी वेक्टर, जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो कि ए वेक्टर और डी वेक्टर को जोड़ा तो बी वेक्टर मिला। हाँ यहाँ पे तो आप फैल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं अभी समझा दूंगा। ये मैंने अभी क्या किया अजीब सी चीज, बट एक चीज समझना यार, ये चीज गलत तो नहीं कर दी मैंने? ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, गौर से समझना। ट्राइंगल लॉ अभी समझ में आएगा सही किया कि ये ए वेक्टर था, मैंने कहा हाँ, फिर यहां से चले 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 ये हो गया डी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर, और बराबर में बी वेक्टर, बराबर में बी वेक्टर। तो यानी कि डी वेक्टर क्या आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये चीज मैंने यहाँ गलत लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि ए वेक्टर में डी वेक्टर जोड़ा तो बी वेक्टर मिला, और डी वेक्टर मिल गया मुझे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सर थोड़ा ना समझ में तो आ गया है, लेकिन थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है। हम मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद इसको उतना अच्छे से समझा नहीं पाया जितना मुझे समझाना था। तो इसको हम नोट्स अच्छे से बनाने के लिए दोबारा करते हैं एक बार, ठीक है, जल्दी जल्दी से। और इसी बहाने ना आपका एक क्विक रिवाइज हो जाएगा। नहीं मतलब यार मुझे लग रहा है ना मैंने थोड़ा सा बातों को बहुत घुमा दिया, मैं और भी सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मैंने कहा समझ,
हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, अब तुम्हारे नोट्स बना रहा हूँ चमचमाते हुए, ठीक है, समझना। हमें पता है ट्राइंगल लॉ बोलता है ए वेक्टर में अगर आप बी वेक्टर जोड़ते हो तो हमें सी वेक्टर मिलता है। मैंने कहा ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ड्राइंग बनाओ, तो आप बोलोगे सर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मैंने कहा हाँ, ए वेक्टर की हेड पे बी वेक्टर की टेल जोड़ा तो इसका जो रिजल्टेंट है ना सर, मैंने कहा हाँ, इसका जो रिजल्टेंट है ना सर वो ये मिल गया सी वेक्टर। मैंने कहा हाँ, ये तो ट्राइंगल लॉ था। अब बात करने जा रहा हूं मैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, एक वेक्टर आप ऐसे समझो, आपको करना कुछ नहीं है, ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना है, मैंने कहा हाँ, और इससे यहाँ बी वेक्टर ड्रॉ करना है, मैंने कहा हाँ, और यहाँ सी वेक्टर आ जाएगा। तो सर ये तो ट्राइंगल लॉ है। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली, लेकिन अब मेरी बात समझना, आप करो क्या, आप ये करो कि ए वेक्टर को एज इट इज रहने दो, समझना। अरे यार ये तो अलग ही मस्ता है, ये ए वेक्टर हो गया, मैंने कहा दिख तो रहा है, हाँ, तो ये ए वेक्टर हो गया, मैंने कहा हाँ यार ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर को यहां से उठाओ, समझना, यहां से उठाओ और यहां शिफ्ट कर दो, मतलब बी वेक्टर को ए वेक्टर की पूंछ पे शिफ्ट कर दो, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब समझना, बी ए वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट निकल रहा था, तो यहाँ बी वेक्टर को आपने जैसे ही यहाँ शिफ्ट किया तो इसकी टेल से ये निकलेगा सी वेक्टर, और जो सी वेक्टर होता है वो होता है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये चीज तो हमें क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब समझना, ये पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहा जाता है, इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की वजह क्या है, तो उसके पीछे की वजह बहुत साफ है, और वो वजह है कि सर साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप बोल रहे हो, इस चीज को मैं दोबारा यहाँ एलोबरेट कर रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक है, और आपने बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया था, लेकिन फिर आपने इसको पैरेलली इसकी पूंछ पे ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो मुझे ट्राइंगल लॉ से ये तो समझ में आ गया कि ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं पैरेललोग्राम लॉ क्यों कह रहा हूँ वो समझना, ठीक है। आप एक काम करो ना, इसके अराउंड एक ऐसे पैरेललोग्राम लॉ, एक ऐसे दो पैरेलल लाइन से जूम कर लो, इन दोनों के अलोंग ए वेक्टर और बी वेक्टर के अलोंग दो पैरेलल लाइन से जूम कर लो, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि सर ये तो मुझे कुछ पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको मैंने बोल दिया मेरे भाई पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर है। अब वो जो दूसरी बात बताई थी, दूसरा डायगोनल क्या बताता है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे कराऊंगा, पहले इतना नोट करो। चलो अब समझना मेरे भाई कि ये रहा मेरे पास सर ए वेक्टर, मैंने कहा हाँ, ये रहा मेरे पास बी वेक्टर, मैंने कहा हाँ। अभी मैं पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात करूं तो इनका एक डायगोनल समझना, अगर मैं दो पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन से अज्यूम कर लूं तो एक रिजल्टेंट सर आपको दे देगा सी वेक्टर, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला रिजल्टेंट होगा, मैंने कहा कौन सा दूसरा वाला रिजल्टेंट, बोले ये वाला, ये आपको डी वेक्टर देगा। अब समझना, सी वेक्टर जो होगा ना वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, लेकिन डी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, सर समझो ए वेक्टर था ये, मैंने कहा हाँ ए वेक्टर था, उसमें डी डी वेक्टर को जोड़ा, मैंने कहा हाँ डी वेक्टर को जोड़ा, तो बी वेक्टर मिला। ये वाली इक्वेशन लिखानी सिखाई थी मैंने, तो डी वेक्टर क्या आ रहा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इसको डायरेक्ट लिखो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये भी लिख लेना ये चीज कहां से आई, ये चीज यहां से आई, ये चीज भी नोट करना। सर ये भी वेरीफाई करवा दो, मैंने कहा कर ले यार, समझना, सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर, इसको अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है, समझना, बी वेक्टर को उठा के आप यहां शिफ्ट कर दो, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही मैं बी वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, तो ऊपर वाली चीज तो वेरीफाई हो ही गई है ना, इसको जस्ट उठा के यहाँ पैरेलली शिफ्ट करना है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखो ये चीज तो मुझे अब बतानी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये चीज मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ में ट्राइंगल लॉ में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक बार सोचा दोबारा से इस चीज में थोड़ा टाइम दे दिया जाए, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी भाई, अगर क्लियर नहीं हुई ना तो इसका मतलब लास्ट वाला लेक्चर तुमने ढंग से देखा नहीं, अगर तुमने ढंग से तमीज के साथ देखा होता तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आती, ठीक है। चलो कोई बात नहीं यार, अब समझ में आ चुका। अब हमारा अगला टॉपिक क्यों, अरे सर इस पे सवाल नहीं, अबे यार क्या घूमचू बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम के सारे सवाल तो ट्रायंगल लॉ से बन जाएंगे, अभी और भी लॉज होते हैं यार, सिर्फ यही लॉ थोड़ी ना होता है, सिर्फ यही लॉ थोड़ी ना होता है, एक और लॉ होता है, ठीक है। अच्छा इसकी मैं एक डेफिनेशन भी बता देता हूँ, हाँ माइक ऑन है ना, हाँ,
इसकी एक डेफिनेशन भी समझ लो, इसको आप ऐसे समझो, पैरेललोग्राम लॉ को लिख लो, इफ टू को इनिशियल वेक्टर्स आर गिवन, ठीक है। मैं पहले ड्रॉ करके इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। ये ए वेक्टर हो गया सर, ये बी वेक्टर हो गया, हाँ, यहाँ पे अगर मैं दो पैरेलल लाइन से जूम कर लूं तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट सी वेक्टर। तो उसने बोला क्या समझना, इफ टू को इनिशियल वेक्टर्स आर गिवन, ठीक है। तो अगर आपको दो को इनिशियल वेक्टर दे रखे हैं तो एक वेक्टर ये वाला हो गया, एक वेक्टर ये वाला हो गया, दोनों सेम इनिशियल पॉइंट्स हैं तो को इनिशियल वेक्टर। देन रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों वेक्टर का, ठीक है, वो एक डायगोनल होगा अगर हम इसके अराउंड दो पैरेलल लाइन से जूम कर लें। तो उसी चीज को अंग्रेजी में लिखा है, इफ टू को इनिशियल वेक्टर्स आर गिवन, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर आर गिवन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय टू पैरेलल लाइन शिफ्टिंग देम पैरेलली। बेसिकली वही सारी बातें, और यार ये तू आराम से बता देगा कि सर इफ टू, मैं खुद से डेफिनेशन बना देता हूँ, इफ टू को इनिशियल वेक्टर्स आर गिवन, देन इफ वी ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस अपोजिट टू दीज टू वेक्टर्स, then the resultant of this vector, ठीक है, the resultant of a vector and b vector which will give you c vector and the magnitude of c vector is a vector plus b vector। मतलब basically resultant of these two vector give the resultant give the sum of resultant। अरे भाई डेफिनेशन तो बना लेगा यार, अब मैं वो डेफिनेशन लिखूं क्या, इतनी बड़ी डेफिनेशन अरे तूने अगर कंसेप्ट समझा तो डेफिनेशन बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ना, हाँ, मुझे एक और चीज बतानी थी। एक और लॉ होता है, मैं आज सारे लॉ खत्म करना चाहता हूँ, और वो दूसरा वाला लॉ होता है पैरेललोग्राम के बाद पॉलीगॉन लॉ। बोले अच्छा पॉलीगॉन लॉ, मैंने कहा क्या होता है पॉलीगॉन लॉ। यार देख, पॉलीगॉन लॉ ना बड़ा फर्जी सा लॉ है। पॉलीगॉन लॉ देखते हैं। पॉलीगॉन लॉ, तो पॉलीगॉन लॉ एक बार समझते हैं, ठीक है। देखो भाई क्या है पॉलीगॉन लॉ को, आप ऐसे समझो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर गौर तुम खुद ही बताना आंसर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये हो गया सी वेक्टर, तो मैंने कहा रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, तो सर सी वेक्टर जो होगा ना वो बराबर होगा ए वेक्टर के प्लस का बी वेक्टर के। मैंने कहा हाँ। अब समझना, अगर मैं इसके अराउंड एक और वेक्टर ऐसे ले लूं, क्या वो ले लूं, इसके अराउंड एक और वेक्टर मैं ऐसे ले लूं, ठीक है, और इस वाले वेक्टर को सपोज मैं कुछ भी बोल सकता हूं यार, डी वेक्टर बोल लेता हूं चलो। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इनका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आ जाएगा क्या, इसको मैं ई वेक्टर बोल देता हूँ। हाँ, तो ई वेक्टर किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे ई वेक्टर जो होगा ना सर, वो ए वेक्टर के बराबर होगा प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा प्लस डी वेक्टर के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ। सिमिलरली एक और ऐसे मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, मैंने कहा हाँ, और इसको मैं पी वेक्टर बोल दूं, कुछ भी बोल दो ना यार, पी वेक्टर बोल दिया, ठीक है, पी वेक्टर बोल दिया, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। मैंने कहा पी वेक्टर किसके बराबर होगा, मतलब ये वाला रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, इस रिजल्टेंट को मैं क्यू वेक्टर बोल देता हूँ। तो बोले क्यू वेक्टर जो होगा ना वो होगा सर ए वेक्टर, मैंने कहा हाँ, प्लस बी वेक्टर, मैंने कहा हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मैंने कहा ठीक है, और प्लस ये वाला वेक्टर पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू वेक्टर। और सिमिलरली आप ऐसे खींचते जाओ तो ये पॉलीगॉन टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इतना आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि बेसिकली बहुत सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो आप सिंपली उनको सम करके निकाल सकते हो, ये बताता है आपका पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको और भी एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ये ए वेक्टर हो गया, मैंने कहा हाँ, ये बी वेक्टर हो गया, मैंने कहा हाँ, ये सी वेक्टर हो गया, मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ, तो आप जानते हो क्या कहोगे, मैंने कहा क्या कहूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो पहले वाली वेक्टर, अब समझना ट्रिक समझना, पहले वाले वेक्टर की टेल को दूसरे वाले वेक्टर की हेड से ज्वाइन कर दो, खत्म सवाल। तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, और अगर मैं इसको डी वेक्टर बोल दूं तो जो रिजल्टेंट होगा डी वेक्टर वो बराबर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बस इतना ही है, क्लियर हुआ इतना। और बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, मैंने कहा समझ यार। देख, अगर मैं बोल दूं ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ठीक है,
ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये डी वेक्टर है, ठीक है, ये ई वेक्टर है, ठीक है, ये एच वेक्टर है, ठीक है, ये जी वेक्टर है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट बताओ, इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताओ। तो पॉलीगॉन लॉ इसी को तो बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। जब बहुत सारे वेक्टर्स आपको दे रखे हों, ठीक है, और आपसे बोला जाए इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताओ, बहुत सारे वेक्टर दिए हों ये पूरी बात नहीं है, ये पूरी बात है कि जब बहुत सारे वेक्टर्स दिए हों जो हेड टू टेल कनेक्ट हो, एक का हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट है, दूसरे का हेड तीसरे की टेल से कनेक्ट है, तीसरे का हेड चौथे की टेल से कनेक्ट है। तो जब बहुत सारे वेक्टर्स आपको दिए हो, अब समझना पॉलीगॉन लॉ की डेफिनेशन, जब बहुत सारे वेक्टर्स आपको गिवन हो जो हेड टू टेल कनेक्ट हो और आपसे बोला जाए इन सबका रिजल्टेंट बताओ, तो कुछ नहीं करना, पहले वाली वेक्टर की टेल को दूसरे वाले वेक्टर की हेड से ज्वाइन कर दो, यही हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। मैंने कहा ये रिजल्टेंट होगा किसके बराबर, तो सर ये रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली पॉलीगॉन लॉ, ये होता है हमारा पॉलीगॉन लॉ। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन मैं हिंदी भाषा में लिख दूं, क्योंकि हमें डेफिनेशन नहीं खेलना, हमें कंसेप्ट और सवाल करने हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, अब आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। जब बहुत जब बहुत दिख रहा है ब्लैक पेन, हाँ दिख तो है, जब बहुत सारे वेक्टर्स हेड टू टेल कनेक्टेड हों और हमसे इनका रिजल्टेंट पूछा जाए, तो पहले वाले के टेल को लास्ट वाले के हेड से, थोड़ा सा लाइट हो गया बट संभाल लेना, कनेक्ट कर दो, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट पॉलीगॉन लॉ, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। क्या है, जब बहुत सारे वेक्टर्स आपको दे रखे हों जो हेड टू टेल कनेक्टेड हो, हेड से टेल, एक की हेड से दूसरे की टेल ऐसे कनेक्टेड हो, ठीक है, और आपसे उनका रिजल्टेंट पूछा जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले वाले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो, खत्म सवाल। पहले वाले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो और एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। बोले ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, इन सबके सम के बराबर होगा, ठीक है। एंड 52 मिनट हो गए, एंड मेरे हिसाब से अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, और वीडियो पसंद है लाइक वाइक कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बस ऐसे ही देखते रहिए और बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। अभी वैल्यू पता नहीं चलेगी, क्योंकि कई बार होता है कि चीजों की जो अहमियत है, वैल्यू है, वो शुरू में पता नहीं चलती, वो लास्ट में पता चलती है जाके। ये अच्छा, हाँ यार, शुरू में अगर बात मान लेते तो समझ लो तुम, ठीक है, समझदार तो हुई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।